रिया जल्दी आओ, देखो तुम्हारे पापा कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, जाने क्या हो गया। रिया और दीपेश दोनों अपने कमरे से भागते हुए आए। रिया ने पापा पापा पुकार कर उनका हाथ उठाया। उसे उनका हाथ बेजान लगा। दीपेश ने डॉक्टर को फ़ोन किया। अनामिका जी फूट फूट कर रोने लगी। मम्मी, पापा को कुछ नहीं हुआ, आप रोइए मत प्लीज़, वरना मुझे भी रोना आने लगेगा। डॉक्टर उदय दीपेश के मित्र थे, इसलिए तुरंत आ गए। उन्होंने आँख की पुतली देखी और ही इज़ नो मोर कहकर कमरे से बाहर चले गए। रिया माँ से चिपट कर सिसकने लगी। जब कुछ देर बाद वो रो चुकी तो दीपेश बोले, रिया, अपने को संभालो। दीपेश भी घबराए हुए थे। अनुज की हरकतों से परेशान होकर रिया अपने मम्मी पापा को अपने साथ ले आई थी। अभी महीना भी पूरा नहीं हुआ था कि पापा सब लोगों को छोड़कर चले गए। मम्मी, पापा शाम को तो एकदम ठीक थे, क्या आपसे कुछ कहा सुनी हुई थी? नहीं बेटी। मम्मी को असमंजस में देख रिया का शक पक्का हो गया कि वे उससे कुछ छिपा रही हैं। सच बताओ मम्मी, रात में क्या हुआ था? वे सिसकते हुए बोली, अनुज का फ़ोन आया था। उसने पापा के जाली दस्तखत बनाकर मकान का सौदा तय कर लिया और बयाना भी ले लिया है। इसी बात पर पापा नाराज हो उठे थे। जॉइंट अकाउंट होने के कारण वो बैंक से रुपये पहले ही निकाल चुका था। 2 दिन पहले तुम्हारे श्रीकांत चाचा का भी फ़ोन आया था। घर पर किसी लड़की को लेकर आया था। उसके कारण उनसे भी उसने खूब गाली गलौज और हाथापाई की। इसी बात को लेकर बाप बेटे के बीच जोर जोर से बहस होती रही थी। मैंने इन्हें समझाने का प्रयास किया तो मुझे डांट दिया। फिर आधी रात में उठकर कोई दवा खाकर बोले, ऐसी औलाद से बिना औलाद होते तो ज़्यादा सुखी होते। मम्मी, इतनी बात हो गई और आपने मुझे कुछ बताया भी नहीं। बेटा, तुम लोग रात में देर से थके मांदे आए थे। ये सब तो मैं जब से अनुज जवान हुआ है तब से देख सुन रही हूँ। मुझे क्या मालूम कि यह बात आज इनके दिल में ऐसी चुभ जाएगी। दीपेश मम्मी और रिया से बोले, बताओ कहाँ कहाँ फ़ोन करना है। मैंने रेखा और श्रीकांत चाचा को फ़ोन कर दिया है। उनसे कह भी दिया है कि आप जिन्हें ठीक समझें उन्हें सूचना दे दीजिए। आपके आने के बाद ही कुछ होगा। दीपेश के मित्र और पड़ोसी एकत्र हो गए थे। उन सब की सहायता से शव को बरामदे में रखकर सब वहीं खड़े हो गए। दीपेश ने बताया कि श्रीकांत चाचा, रेखा और अलका बुआ के आने में लगभग 5 घंटे लग जाएंगे, इसलिए उन लोगों के आने के बाद ही कुछ होगा। ये सब सुनते ही सब लोग तितर बितर हो गए। वहाँ पर सिर्फ रिया, दीपेश और अनामिका जी ही रह गए। अनामिका की आंखों के सामने अनुज के बचपन की बातें चलचित्र की तरह चलने लगी। रिया और रेखा के बाद अनुज के पैदा होने पर घर में खुशियाँ छा गई थी। अम्मा, कमल और श्रीकांत भैया को बेटे की खबर सुनते ही मानो हीरो का खजाना मिल गया था। परिवार में पहला बेटा था, इसलिए अतिरिक्त लाड प्यार का हकदार था। सीमित आमदनी होने के कारण बेटियों की ज़रूरतों पर कटौती शुरू हो गई। 2.5-3 साल का अनुज अपने मन का ना होने पर तब तक रोता रहता जब तक उसकी जिद पूरी न हो जाती। कमल जी ने दोनों बेटियों को तो सरकारी हिंदी स्कूलों में पढ़ाया था। चूँकि कॉन्वेंट स्कूल महंगे होते थे, इसलिए उनका बहाना होता था कि वहाँ पढ़कर बच्चे बिगड़ जाते हैं। रिया, रेखा दोनों मेहनती थी, हमेशा अपनी कक्षा में प्रथम आती, इसलिए दोनों पढ़ लिख कर डिग्री कॉलेज में लेक्चरार बन गई। परंतु जब अनुज के एडमिशन का समय आया तो कमल ने उसका नाम कॉन्वेंट स्कूल में 10,000 रुपये डोनेशन देकर लिखवाया था। रिया उससे 10 साल बड़ी थी, इसलिए उससे थोड़ा दबता था, लेकिन रेखा से तो उसकी एक पल भी नहीं बनती थी। रेखा और अनुज की आपसी मारपीट से परेशान होकर मैं अक्सर रो पड़ती थी। दोनों की गुत्थम गुत्थी से खींचकर अक्सर कहती, ऐसा लगता है कि घर छोड़कर कहीं चली जाऊं, लेकिन मेरा तो ठिकाना भी कहीं नहीं है।
एक बार दोनों एक पेंसिल के लिए लड़ रहे थे। अनुज ने रेखा को गंदी सी गाली दी। सुनते ही मैंने उसे एक जोरदार थप्पड़ लगा दिया था तो वह मुझसे ही चिपट गया और मेरी बाह में दांत गड़ा दिए थे। आज भी उस जख्म का निशान मेरी बाह पर बना हुआ है। जैसे ही दर्द से बिलबिलाकर मैंने उसे हल्का सा धक्का दिया, वो जानबूझकर मुंह के बल गिर पड़ा। होंठ में दांत चुभ जाने के कारण उसके खून छलक आया। वो मुंह फाड़कर जोर जोर से चिल्लाने लगा। अम्मा जी खून देखते ही मुझ पर गर्म हो उठी थी। माँ हो कि दुश्मन, ऐसे धक्का दिया जाता है? वे अनुज के आंसू पोंछ कर बोली, मेरा राजकुमार है, अभी तुम्हारे लिए पेंसिल का पूरा डब्बा मंगवा कर दूंगी। तुम इस कलूटी को एक भी मत देना। अम्मा जी रेखा को लाड से कलूटी ही कहती थी। फिर अनुज के कान में फुसफुसा कर बोली, मेरे साथ आओ, मैंने तुम्हारे लिए लड्डू छिपा कर रख रखे हैं। रोना तो महज उसका नाटक था। मैं आंखों में आंसू भर कर रह गई थी। अनुज ने एक लड्डू मुंह में रखा, दूसरा हाथ में, और घर से फुर्र हो गया। कमल जी बहुत गरम मिजाज और कायदे कानून वाली थी, लेकिन बेटे की मोह ममता में सारे कायदे कानून भूल जाती थी। मैं सुबह से रात तक घर का काम करती करती थक जाती। मुंह अंधेरे ही उठकर तीनों बच्चों का टिफिन पैक कर देती। खाना, कपड़ा, बर्तन करते करते थक कर निढाल हो जाती थी। तीनों बच्चों का दूध बनाकर मेज पर रख देती थी। अनुज चीखता हुआ कहता, मुझे नहीं पीना सादा दूध, बॉर्नवीटा डालो तभी पीऊँगा। बॉर्नवीटा ख़त्म हो गया है, इसलिए चुपचाप दूध पियो। टिफ़िन बैग में रखो और स्कूल जाओ। वैन वाला कब से हॉर्न बजा रहा है। मैंने गिलास उठाकर उसके मुंह में लगाने का प्रयास किया। आधा गिलास दूध देखते ही उसने मेरे हाथ को झटक दिया। हाथ से गिलास छूटकर दूध जमीन पर फैल गया। मैं चिल्लाकर बोली, बहुत बदतमीज हो गया है तू। रेखा रिया को जितना देती हूँ चुपचाप पीकर चली जाती हैं। ये नालायक हर समय कोई न कोई बखेड़ा खड़ा कर देता है। कमल जी भागते हुए कमरे में आए, डांटते हुए बोले, तुम्हारा कोई भी काम ढंग से नहीं होता। जब तुम्हें पता है कि वो गिलास भरकर दूध पीता है तो तुमने उसे चिढ़ाने के लिए जानबूझकर आधा गिलास दूध क्यों दिया। मेरे लिए तो तीनों बच्चे बराबर हैं। मैं तो तीनों को एक सा ही खिलाऊंगी, पहनाऊंगी। मेरे लिए बेटा बेटी दोनों एक समान हैं। मैंने जवाब दिया। ज़्यादा जबान मत चलाओ। रिया रेखा एक दिन दूध नहीं पिएंगी तो मर थोड़े ही जाएंगी। अम्मा जी ने कमल जी के सुर में सुर मिलाया। रिया अनुज को बुलाने के लिए बाहर से आई थी। दादी और पापा की सारी बातें उसने सुन ली। 15 वर्ष की रिया समझदार हो चुकी थी। उस दिन के बाद से उसने दूध को हाथ भी नहीं लगाया। रेखा अनुज को जिद करते देख खुद भी वैसा ही करने लग जाती थी। एक दिन अनुज टिफ़िन मेज पर पटक कर बोला, मैं आज से टिफ़िन नहीं ले जाऊंगा। सब बच्चे पकौड़े, पुलाव, इडली और जाने क्या क्या लेकर आते हैं, परंतु तुम तो पराठे के सिवा कुछ बनाना ही नहीं जानती। मैं चिढ़ते हुए बोली, सुबह इतने सारे काम होते हैं, 56 भोग बनाना मेरे बस का नहीं। अपने बाप से कहो नौकरानी रख ले, वही रच रच कर बनाती खिलाती रहेगी। अनुज ने टिफ़िन गुस्से से ज़मीन पर फेंक दिया। मुझे नहीं ले जाना ये सड़ा पराठा। मैं चीख कर बोली, खाना फेंक रहे हो? 2-4 दिन भूखे रहोगे तो सब समझ में आ जाएगा। कमल जी दौड़े दौड़े आए, उसका हाथ पकड़कर बाहर ले गए। उन्होंने निश्चय ही उसकी मुट्ठी में रुपए रख दिए होंगे। वो हंसता खिलखिलाता साइकिल पर चढ़कर स्कूल चला गया। अंदर आते ही कमल बोले, तुम भी कम थोड़े ही हो। जब तुम्हें पता है कि वो पराठा नहीं पसंद करता है तो कुछ और बना दो, लेकिन तुम कुत्ते की दुम की तरह हो। चाहे कितनी सीधी करो, टेढ़ी की टेढ़ी ही रहती है। आप मत चिल्लाइए, उसको बिगाड़ने में आप ही ज़्यादा जिम्मेदार हैं। आपने उसे रुपए क्यों दिए? वो भूखा रहता कि नहीं? तो क्या हुआ, एक आध दिन भूखा रहता तो दिमाग ठिकाने आ जाता। आप खुद खाने की प्लेट फेंकते हो, वही उसने भी सीख लिया है। चुप रहो, ज़्यादा चबड़ चबड़ मत करो। मैं रोते रोते किचन से चली आई। ये सब तो रोज़ का काम हो गया था। अनुज 9वीं कक्षा में आ गया था।
उसकी दोस्ती कक्षा के रईस आवारा टाइप लड़कों से थी, ना कि पढ़ने में होशियार बच्चों से। एक दिन वो बोला, पापा विनय मैथ्स की कोचिंग कर रहा है, मुझे भी कोचिंग ज्वाइन करनी है। कमल बेटे की किसी बात के लिए मना नहीं करना जानते थे। वे उसकी हर फरमाइश पूरी करते। पापा निखिल हमेशा ब्रांडेड शर्ट ही पहनता है, मेरे पास तो एक भी नहीं है। अगले दिन ही कमल ऑफिस से लौटते हुए ब्रांडेड शर्ट लेकर आए। शर्ट देखकर वो खुशी से कमल जी से चिपट कर बोला, मेरे अच्छे पापा, आप बहुत अच्छे हैं। उसे कमल के ओवर टाइम की कोई फिक्र नहीं थी। उसी साल रिया की शादी हो गई। अनुज आज़ाद हो गया था। रेखा से तो उसकी अधिकतर बोलचाल ही बंद रहती थी। कमल जी का प्रमोशन होकर पुणे पोस्टिंग हो गई थी। वे रेखा और अनुज की पढ़ाई के कारण उन्हें अपने छोटे भाई श्रीकांत भैया की देख रेख में यहीं छोड़कर चले गए थे। अनुज घर से बाहर ज़्यादा रहता। मैं ट्यूशन पढ़ने जा रहा हूँ कहकर वो घंटों के लिए गायब हो जाता। उस पर डांट फटकार का कोई असर नहीं था। 2-3 महीने में कमल जी आते तो मैं माँ होने के नाते शिकायतों का पुलिंदा खोलकर उन्हें सुनाने की कोशिश करती, जिसे कमल जी ध्यान से सुनते भी नहीं थे। हंसकर लाड से इतराते हुए अनुज से कहते, क्यों भाई अनुज, अपनी मम्मी का कहा माना करो, इन्हें परेशान मत किया करो, ये तुम्हारी ढेरों शिकायतें करती रहती हैं। हाँ, तुम्हारी इस वर्ष बोर्ड की परीक्षा है, तुम्हारी तैयारी कैसी चल रही है? फर्स्ट क्लास पापा, मेरे तो सारे सब्जेक्ट तैयार हैं, रिवीजन चल रहा है। मेरी बातों से ज़्यादा उन्हें बेटे की बातों पर विश्वास था। कमल निश्चिंत थे कि उनकी बीवी को तो हमेशा बड़बड़ करने की आदत है। अनुज का हाई स्कूल का रिजल्ट निकलने वाला था। कमल छुट्टी लेकर पुणे से आ गए थे। कमल बेटे से लड़ियाते हुए बोले थे, अनुज तुम्हारे 80% अंक तो आ ही जाएंगे। अनुज बोला था, श्योर पापा। भाई फिर तुम क्या इनाम लोगे? मेरा मन नहीं माना था, बीच में ही बोल पड़ी थी, रिया ने जब पूरे कॉलेज में टॉप किया था तो आपने कभी नहीं पूछा था। अरे वो तो बेटी थी, यह तो मेरा बेटा है, मेरा नाम रोशन करेगा। पापा मुझे अपने दोस्तों को होटल में पार्टी देनी पड़ेगी। देना, ज़रूर देना, अपना मन मत छोटा करना, मुझे पहले से बता देना कि कितने रुपए चाहिए। अनुज का रिजल्ट इंटरनेट पर देखा गया। उसके 50% अंक देखकर कमल जी ने आओ देखा ना ताओ उस पर थप्पड़ों की बरसात कर दी थी। बेटे को बचाने के चक्कर में 1-2 हाथ मेरे भी लग गए थे। घर में मातम का माहौल था, परंतु अनुज पर कोई असर नहीं था। वो ढीठ की तरह कह रहा था, मेरे तो सारे पेपर अच्छे हुए थे, जाने कैसे इतने कम अंक आए हैं, ज़रूर कहीं गड़बड़ है, मैं स्क्रूटनी करवाऊंगा। कमल को बहुत बड़ा सदमा लगा था। शर्म के कारण वे 2-3 दिन घर से बाहर नहीं निकले। वे समझ नहीं पा रहे थे कि बेटे को सही रास्ते पर कैसे लाएं। तमाम दौड़ धूप करके कमल ने अनुज का एडमिशन कॉमर्स में करवाया। बेटे को अपने पास बिठाकर प्यार से खूब समझाया, बेटा मेरे पास कोई दौलत नहीं रखी है कि मैं तुम्हें कोई दुकान या व्यापार करवा सकूं। तुम्हें मेहनत से पढ़ना होगा, क्योंकि तुम्हें पढ़ लिख कर भविष्य में कोई ऑफिसर बनना है। जी पापा, मैं अब मन लगाकर पढ़ाई करूँगा। आंखों में आंसू भरकर कमल जी पुणे चले गए। अनुज फिर पुराने रवैये पर लौट आया था। कोचिंग के बहाने वो दिन भर घर से गायब रहता। जब घर में रहता तो या तो मोबाइल पर बातें करता या ईयरफोन कानों में लगाकर गाने सुनता। श्रीकांत भैया ने एक दिन डांटते हुए कहा, बेटा पढ़ाई पर ध्यान दो, इस वर्ष तुम्हारी इंटर की बोर्ड परीक्षा है, हाई स्कूल की तरह इस बार रिजल्ट खराब ना हो। अनुज बिगड़ कर बोला, चाचा मैं अपना भला बुरा समझता हूँ, कृपया आपको उपदेश देने की ज़रूरत नहीं है। श्रीकांत भैया ने उस दिन के बाद से अनुज की हरकतों की ओर से अपनी आंखें बंद कर ली। अनुज की शामें दोस्तों के साथ रेस्टोरेंट में पिज्ज़ा बर्गर खाए बिना नहीं बीतती थी। सब बियर पार्टी का भी लुत्फ उठाते थे। खर्चे से बचाए हुए जो रुपए
अलमारी के कोनों में मैं छिपाए रखती थी। आसानी से उन पर वो हाथ साफ करता रहता। धीरे धीरे उसकी हिम्मत बढ़ती जा रही थी। मैं परेशान रहती, परंतु यदि भूल से भी अनुज से कुछ कहती तो वो मुझसे लड़ने पर उतारू हो जाता था। मैं मन ही मन घुटती रहती। मेरे दिल के दर्द को कोई सुनने वाला नहीं था। दिन ब दिन मैं सूख कर कांटा होती जा रही थी। एक दिन श्रीकांत भैया मुझे डॉक्टर के पास लेकर गए तो डॉक्टर ने तमाम टेस्ट कर डाले। ईसीजी करने के बाद उन्होंने दिल की बीमारी बताई। डॉक्टर ने ढेर सारी दवाएं और पूरी तरह आराम करने की सलाह दी। कमल जी मेरी बीमारी की खबर सुनकर भागे चले आए। मेरी हालत देख उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। अनुज पक्का नाटकबाज था। जब तक कमल जी थे उनके सामने कॉपी किताब खोल कर बैठा रहता। कमल का और मेरा भी काम में हाथ बटाता, मेरी देखभाल भी करता। कमल को लगा कि मेरी बीमारी के कारण वो सुधर गया है। डॉक्टर की दवाओं और कमल जी की देखभाल से मेरा स्वास्थ्य जल्दी ही सुधरने लगा। कमल ने इन दिनों महसूस किया कि श्रीकांत भी अनुज से नाराज और खींचे खींचे से रहते थे, परंतु पुत्र मोह में उन्हें अपना भाई ही गलत लगा था। एक दिन मैं अनुज पर झुलझुला रही थी तो श्रीकांत भैया भी उसकी हाँ में हाँ मिलाकर कुछ बोलने लगे। कमल को ये अच्छा नहीं लगा, इसलिए बीच में बात काटते हुए मेरी ओर इशारा करके बोले, तुम लोग समझते क्यों नहीं हो? वो जवान हो गया है, अपना भला बुरा खुद समझता है। हर समय टोका टोकी करना अच्छा नहीं होता। फिर श्रीकांत भैया की ओर मुखातिब होकर बोले, श्री, तुम्हें भी समझना चाहिए कि यही उसके खाने खेलने की उम्र है, फिर तो आगे चलकर जिम्मेदारियों में पड़ जाएगा। मैं थोड़ी नाराज होकर बोली थी, आपकी आंखों पर बेटे के मोह की पट्टी बंधी हुई है। आप समझते क्यों नहीं हैं कि आपका बेटा बिगड़ गया है? उसके लक्षण अच्छे नहीं हैं, उसका संग साथ अच्छे लड़कों का नहीं है। कमल मुझ पर चिल्ला पड़े, तुम्हारा तो दिमाग खराब हो गया है, हर समय ऊट पटांग बातें करना तुम्हारा काम है। मैं भी नाराज होकर जोर से बोली थी, आपने तो कसम खा रखी है मेरी बात ना मानने की। मैं तो दिल की मरीज हूँ, मर जाऊंगी। आप ही बुढ़ापे में सिर पर हाथ रखकर रोएंगे, तब मुझे और मेरी बातों को याद करेंगे। कमल की छुट्टियाँ समाप्त हो गई थी, वे चले गए थे। ट्रांसफ़र करवाने की कोशिश में लगे हुए थे। कमल के जाते ही अनुज अपने असली रंग में आ गया। एक दिन उसने अलमारी से घर खर्च के रखे हुए 5,000 रुपये निकाल लिए। मैंने घर में शोर मचा दिया। मैंने रेखा से फिर अनुज से भी रुपयों के बारे में पूछा। अनुज ने हड़बड़ाहट में नौकरानी चंदू का नाम ले लिया। सुबह का समय था, इसलिए श्रीकांत भैया भी घर पर ही थे। उन्होंने अनुज से पूछा, तुमने उसे रुपए निकालते हुए देखा था? हाँ, वो अलमारी के पास खड़ी होकर अपने कुर्ते के अंदर कुछ छिपा रही थी। चंदू कसमें खाती रही कि उसने रुपए नहीं लिए हैं, लेकिन श्रीकांत भैया पर क्रोध का जुनून सवार था। उन्होंने उसकी तलाशी लेकर बेइज्जती भी की, उसको 1-2 थप्पड़ भी जड़ दिए, पुलिस में शिकायत करने की धमकी भी दी, लेकिन रुपए उसने लिए हों तब तो मिले। काम करने वाली से जरूर मैं हाथ धो बैठी थी। इस बीच अनुज कब छूमंतर हो गया कोई नहीं देख पाया। चंदू की अम्मा ने मोहल्ले में बदनामी और कर दी थी। वो चिल्ला चिल्ला कर कहती फिर रही थी, बड़े लोग होंगे अपने घर के, मेरी भी कोई इज्जत है, मेहनत करके पेट भरते हैं। अनुज बाबू बिल्कुल आवारा हैं, उन्होंने ही रुपए चुराए हैं। वे हमारी चंदू को छीन रहे थे, उसके शोर मचाने पर उन्होंने उससे बदला लेने के लिए उस पर चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया। श्रीकांत भैया तो मोहल्ले में किसी से आंख भी नहीं मिला पा रहे थे। मैं भी शर्म से पानी पानी हो गई थी। बेटे की नीच हरकतों के कारण मैं ज़्यादातर बीमार और अकेली रहने लगी थी। श्रीकांत भैया ने अनुज की नित्य नई नई करतूतों से परेशान होकर आंगन के बीच में दीवार खड़ी करवाकर कमल से सारे संबंध तोड़ लिए थे। देवर देवरानी से नाता टूटने का सदमा झेलना मुझे बहुत भारी पड़ रहा था। घर के सारे काम मुझे अकेले ही करने पड़ते थे। अक्सर मैं हाँफती हुई
पलंग पर लेट जाती थी। अंदर ही अंदर दिन भर घुटती रहती थी। अनुज गिरते पड़ते बीकॉम पास कर चुका था। दोस्तों यारों के साथ यहाँ वहाँ घूमता फिरता और बातें लंबी लंबी करता। कमल बेटे की नौकरी के लिए फॉर्म भरवाते, परंतु सफलता कहीं नहीं मिलती। वे अनुज की नौकरी के लिए यहाँ वहाँ भागते रहते, सिफारिश के लिए लोगों के हाथ पैर जोड़ते रहते। निराश होकर अपने फंड के पैसे से अनुज के लिए एक छोटी सी मोबाइल की दुकान भी खुलवाई, लेकिन अनुज के लिए वो उसके स्टैंडर्ड की नहीं थी। 8-10 दिन से ज़्यादा वो उस पर नहीं बैठा। फलस्वरूप कमल जी के पैसे बर्बाद हो गए। वे मन ही मन बेटे के भविष्य को लेकर निराश हो गए थे। एक ओर मेरी बीमारी और दूसरी ओर बेरोजगार बेटा। इसी बीच रेखा की शादी भी आ गई। शादी में होने वाले खर्च को देखकर एक दिन अनुज बोला, फंड के सारे रुपए पापा रेखा की शादी में खर्च कर दे रहे हैं, तो मेरे लिए क्या बचेगा। बेटे की यह बात सुनते ही मैं सकते में आ गई थी। यदि कमल जी को बेटे की यह बात पता चलेगी तो उन्हें कितना दुख होगा। अनुज के दोस्त अपनी अपनी नौकरी में व्यस्त हो गए थे। स्वयं अनुज अपनी बेरोजगारी से तंग आ चुका था। ना तो वो समय से नहाता था, ना खाता था। चुपचाप अपने कमरे में लेटा हुआ टकटकी लगाकर छत को निहारता रहता। हंसता खिलखिलाता हुआ घर उदासी और मनहूसियत के बादल के पीछे छिप सा गया था। कमल और उनके लाडले के बीच आपस में बोलचाल लगभग बंद सी हो गई थी। तभी एक दिन अनुज अपने पिता से आकर बोला, पापा यदि आप घर गिरवी रख कर कुछ रुपयों का इंतजाम कर दें तो मुझे नौकरी ज़रूर मिल जाएगी। एक एजेंट से मेरी बात हुई है, उसने मुझे बताया है कि 5 लाख रुपए लगेंगे। उसके एवज में अस्थायी नौकरी दिलवाने का वादा किया है। देखो अनुज, तुम किसी ठग के चक्कर में मत पड़ना। कुछ धोखेबाज लोगों का यही धंधा है कि वे जवान लड़कों को बहला फुसला कर उन्हें बड़े बड़े ख्वाब दिखाकर अपना उल्लू सीधा करते हैं। अनुज क्रोधित होकर चिल्ला उठा था, पापा आप तो मेरा जीवन बर्बाद करके ही छोड़िएगा। आप मेरे बाप हैं कि दुश्मन। ये सुनकर मैं चुप नहीं रह पाई और बोल पड़ी, अनुज पापा से इस तरह बात करते हो? बुढ़िया तुम तो चुप ही रहो, खांस खांस कर जीना हराम कर रखा है। कमल ने तमक कर हाथ उठा लिया था। मैंने झट से उनका हाथ पकड़ लिया। ये क्या कर रहे हो आप? मारो मारो, और क्या कर सकते हो। तुम दोनों ने मेरे लिए किया ही क्या है। ना तो अच्छे स्कूल में पढ़ाया, ना डोनेशन देकर इंजीनियर बनाया। कॉमर्स में एडमिशन करवा के कहीं का नहीं छोड़ा, बस पैदा करके छोड़ दिया। मेरी बेकारी के लिए तुम ही जिम्मेदार हो। तुम ये घर और बुढ़िया तुम अपने जेवर लेकर चाटो। मुझे बेकार देखकर तुम बहुत खुश हो रही होगी ना। एक दिन रेल की पटरी पर जाकर सो जाऊंगा तो घी के दीपक जलाना। कमल और मेरे लिए ये सब अप्रत्याशित था। रोआसी आवाज में कमल बोले थे, इतने नाराज ना हो बेटा। मैं अपने ऑफिस में तुम्हारी नौकरी की जुगाड़ में जी जान से लगा हुआ हूँ। बड़े साहब से बात भी हो गई है। उन्होंने कहा है कि अभी अस्थायी पद होगा, यदि ठीक से काम करेगा तो अस्थायी कर दिया जाएगा। रहने दो एहसान करने को। खबरदार जो मेरे लिए किसी से बात की, मैं घर छोड़कर कहीं चला जाऊंगा। दोनों चैन से रहना। इसी तरह के झगड़ों से ऊबकर मैंने रिया को फ़ोन किया। रिया अपने पति दीपेश के साथ जाकर मुझे और कमल जी को ज़बरदस्ती अपने साथ लखनऊ लेकर आ गई। माँ, रिया की आवाज़ से मेरी तंद्रा भंग हुई। श्रीकांत चाचा, रेखा और अलका बुआ सभी लोग आ गए हैं। हमें पापा के अंतिम संस्कार को संपन्न कराना होगा। पापा को मुखाग्नि कौन देगा, क्योंकि अनुज नहीं आया। रिया के इस सवाल से अनामिका जी एक बार फिर से दुविधा में पड़ गई। तब तक श्रीकांत भैया अंदर आए। भाभी, भैया हम सबको छोड़कर क्यों चले गए? इतना कहकर वो फपक पड़े। फिर कुछ शांत होकर बोले, पिताजी की तो शक्ल भी नहीं याद मुझे। हमेशा कमल भैया में ही पिता के प्रेम, परवाह और शासन को महसूस किया। मैं भैया को मुखाग्नि दूंगा। 13वीं होने के बाद रेखा और अलका बुआ वापस चली गईं।
क्योंकि रेखा की सास का हार्ट का ऑपरेशन हुआ था और अलका बुआ की बहू का प्रसव का समय चल रहा था। श्रीकांत भैया थोड़े दिन रुक कर गाँव लौट गए। मुझे भी साथ चलने के लिए कहा, लेकिन रिया ने मुझे अपने साथ रखने के लिए राजी कर लिया। चारों तरफ मातम पसरा हुआ था। कुछ दिन बाद श्रीकांत भैया से पता चला कि अनुज घर बेचकर कहीं चला गया। कमल के अत्यधिक पुत्र प्रेम और गलत परवरिश ने पूरे घर को बर्बाद कर दिया। इसी डर से मैं हमेशा अनुज को टोकती थी, लेकिन मेरे टोकने पर कमल और अम्मा जी हमेशा अनुज को शह देते थे। नतीजा सबके सामने था। मैं दिल की मरीज तो थी ही और भी बीमार रहने लगी, लेकिन रिया और दीपेश मेरा पूरा ख्याल रखते। रिया की बेटी सोना के साथ मेरी ज़िंदगी कुछ कुछ पटरी पर आने लगी थी। 5 साल की सोना अपनी बाल सुलभ क्रियाओं से पूरे घर को हरा रखती। आज 3 साल बाद मैं गांव जा रही हूँ, श्रीकांत भैया के बेटे के विवाह में शामिल होने। अचानक फिर से अनुज का ख्याल आया। पता नहीं वो कहाँ होगा, कैसा होगा। तो आज की कहानी में बस इतना ही। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।